जय हिंद दोस्तों। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। ये नारा तो आपको याद ही होगा, जो कि सुभाष चंद्र बोस जी ने दिया था कि आप मेरा समर्थन करें और मैं आपको अंग्रेजों से या फिर जो ब्रिटिश साम्राज्य है उससे आपको मुक्ति दिलाऊंगा। लेकिन एक नारा, तुम मुझे चिल्लर दो मैं तुम्हें नोट दूंगा, ये नारा था सहारा इंडिया के सीईओ चेयरमैन सुब्रत राय का, जिन्होंने सहारा की नींव रखी थी। एक्चुअली में इन्होंने जब सहारा को शुरू किया था तो इन्होंने ये कहा था कि आप मुझे टुकड़े टुकड़े में पैसा दें और मैं एक मुश्त एक किस्त में आपको इसकी बड़ी रकम रिटर्न करूंगा। यानी कि तुम मुझे चिल्लर दो और मैं तुम्हें गड्डी दूंगा। ये नारा सहारा इंडिया का था। वर्ष 2012 के बाद सहारा की ये स्थिति बनी कि उन्हें गड्डी तो मिलना दूर, उनके निवेशकों को उनका चिल्लर ही रिटर्न नहीं मिल पाया है। जो कि गड्डी के खौफ दिखाने वाले सुब्रत राय अब जेल की सलाखों के पीछे रह चुके हैं और वारंट पर अभी, जो कि जमानत के तौर पर बाहर हैं, और सहारा इंडिया में फंसे हुए लोगों का पैसा आज तक उन्हें नहीं मिल पाया है। इसी बीच एक बहुत बड़ी राहत सुप्रीम कोर्ट के द्वारा 29 मार्च 2023 को मिली कि 5,000 करोड़ रुपए सहारा सेवी अकाउंट से निकालकर सेंट्रल रजिस्ट्रार को दिए जाएं और सेंट्रल रजिस्ट्रार से फिर सहारा के निवेशकों को डिस्ट्रीब्यूट किया जाए। इस आदेश के आने के बाद बहुत सारा इंटरनेट पे वीडियो बन गया, बहुत सारा यूट्यूब पे वीडियो बन गया। आप देखेंगे बहुत सारे वीडियोस पर बताया जा रहा है कि सहारा का पैसा आप कैसे निकाल सकते हैं, कैसे आप रिफंड पा सकते हैं एक्चुअल में। बट सहारा से पहले, ये सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के पहले वर्ष 2019 में गवर्नमेंट ने सर्वसम्मति, सभी सांसद की सम्मति से एक अधिनियम, एक विधेयक बनाया था, जिसे अनियमित जमा योजना प्रतिबंध अध्यादेश या फिर बट्स एक्ट 2019 भी कहा जाता है। इसके अनुसार अगर कोई चिट फंड कंपनी इस प्रकार का दावा करती है जो कि आपसे चिल्लर में पैसे लेगी, इसके बाद कुछ समय अवधि के बाद वो आपको एक मुश्त किस्त में पैसे रिटर्न करेंगी, और अगर ऐसा नहीं होता है तो वो उसके खिलाफ में आप इस एक्ट के अनुसार अपने जिला प्रशासन, अपने सक्षम पदाधिकारी जो कि इस एक्ट के अंतर्गत वर्णित है, उन्हें डायरेक्ट लिख सकते हैं, एप्लीकेशन कर सकते हैं, और उन्हें ये पावर है कि वो उसकी संपत्ति को सील करके और उससे पैसा इकट्ठा करके उनके निवेशकों का भुगतान करा सके। बट्स एक्ट 2019 के अनुसार अब बहुत सारे स्टेट में ये चीज चल रही है, एप्लीकेशन जा रहे हैं। ऐसी कई सारी समितियां हैं जो कि इस चीज पे काम कर रही हैं कि बट्स एक्ट का यूज करके और आपको पैसा रिटर्न कराने के लिए जिलाधिकारी और डायरेक्ट प्रधानमंत्री कार्यालय में एप्लीकेशन किए जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में अभी डायरेक्ट प्रधानमंत्री ने इस एप्लीकेशन के जवाब में वहां के सचिव, वहां के जिलाध्यक्ष को ये लिखा कि आप पीएसीएल से रिलेटेड संपत्ति को सील करके वहां पर और उसे नीलामी करके वहां पर लोगों का भुगतान करना शुरू करें। इसी प्रकार से कई सारे ऑफिसेस में भी सहारा, पीएसीएल, जितने भी चिट फंड कंपनियां हैं, जो भी बट्स एक्ट के अंतर्गत एप्लीकेशन जा रहे हैं, तो डायरेक्ट इसकी लगाम प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा थामी जा रही है और इसके रिटर्न के लिए जिलाधिकारियों को, सचिव को ऑर्डर दिए जा रहे हैं कि लोगों का भुगतान उनकी संपत्ति को बेचकर जो भी चिट फंड कंपनियां हैं रिटर्न किया जाए। ऐसी चिट फंड कंपनियों में से एक सहारा और एक पीएसीएल है। इनमें इनका रिफंड लेने के लिए आप बट्स एक्ट के अंतर्गत एप्लीकेशन अपने जिलाधिकारी को एज अ ग्रुप, एज अ कमेटी और एज अ इंडिविजुअल भी कर सकते हैं। इंडिविजुअल की बात करें तो बट्स एक्ट का यूज करके आप डायरेक्ट प्रधानमंत्री मोदी को दिल्ली में एप्लीकेशन कर सकते हैं। स्पीड पोस्ट से आप पोस्ट कर सकते हैं, डायरेक्ट जाकर भी कर सकते हैं, और आप जिलाधिकारी को भी अपने हर एक जिले में जिलाधिकारी को भी इसका एप्लीकेशन दे सकते हैं। सो आज की इस वीडियो पे हम आपको बताएंगे कि आप बट्स एक्ट के अंतर्गत कैसे एप्लीकेशन बनाएंगे जिसमें आप सहारा, पीएसीएल या फिर किसी भी चिट फंड कंपनी का भुगतान पाने के लिए अपने जिलाधिकारी को एप्लीकेशन करेंगे। तो चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। वीडियो पे लास्ट तक बने रहें। इसमें आपको मैं A to Z बट्स एक्ट के बारे में भी बताऊंगा। बट्स एक्ट में कैसे आप अप्लाई करके अपना पैसा पा सकते हैं, कैसे एप्लीकेशन करना है, एप्लीकेशन कहां से आपको डाउनलोड करना है, बनाना कैसे है, ये सारी इंफॉर्मेशन इस वीडियो में होगी। चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। दोस्तों, बट्स एक्ट के अंतर्गत सहारा, पीएसीएल या किसी भी कंपनी, चिटफंड कंपनी के रिफंड एप्लीकेशन करने के लिए हमें ये जानना बहुत ही जरूरी है कि एक्चुअल में बट्स एक्ट है क्या। आपके सामने ये जो विंडो शो हो रही है, ये जो विंडो अपीयर हो रही है,
तो सबसे पहले मेरा ये मानना होता है कि अगर आप किसी चीज की किसी प्रोसेस कर रहे हैं या कोई एप्लीकेशन कर रहे हैं, तो अगर आप उसकी पृष्ठभूमि को नहीं जानते तो फिर क्या मतलब ऐसे चीजों में एप्लीकेशन करने का। तो सबसे पहले एक छोटा सा 2 से 3 मिनट में ये जान लेते हैं कि बर्ड्स एक्ट है क्या, फिर इसके अंतर्गत एप्लीकेशन कैसे बनाना है, कैसे आपको सबमिट करना है एप्लीकेशन, वो भी बताते हैं। तो देखिए, अनियमित जमा योजना प्रतिबंध अधिनियम बर्ड्स एक्ट 2019। मंत्रिमंडल ने अनियमित जमा योजना पाबंदी विधेयक 2019 को मंजूरी दी। विधेयक संसद के आगामी सत्र में पेश किया जाएगा। पोस्टेड ऑन 10 जुलाई 2019 6:25 PM बाय PIB दिल्ली। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अनियमित जमा पाबंदी विधेयक 2019 को मंजूरी दी है। यह विधेयक अनियमित जमा पाबंदी अध्यादेश 2019 का स्थान लेगा। अनियमित जमा योजना पाबंदी विधेयक 2019 फरवरी 21 तारीख को लागू अध्यादेश का स्थान लेगा, अन्यथा संसद की बैठक में फिर से होने के 6 सप्ताह बाद यह अध्यादेश अस्तित्वहीन हो जाएगा। अब देखिए, जो ये विधेयक बना 2019 में, ये बना तो, लेकिन अभी इंप्लीमेंट नहीं किया गया। इसे इंप्लीमेंट करना अभी बाकी है। ये बन तो गया है और ये अनियमित जमा योजना पाबंदी अध्यादेश 2019 के रिप्लेसमेंट में, यानी कि उसका ये स्थान लेगा। इसके बाद अब इसके प्रभाव को देखते हैं। यह विधेयक देश में अवैध रूप से जमा किए जा रहे धन के प्रकोप से निपटने में मदद करेगा। सबसे इंपॉर्टेंट जो इसका प्रभाव है वो यही है। इसको इसीलिए बनाया गया था कि कोई अगर ऐसी चिट फंड कंपनी है या कोई अगर ऐसी स्कीम है, चिट फंड योजना है, जो कि आपको ये चीज का झांसा देती है कि आप टुकड़ों टुकड़ों में पैसे जमा करें, हम आपको इतने समय बाद देते हैं, या फिर वो ऐसा नहीं करते हैं, तो उसके अगेंस्ट में इस एक्ट को यूज करके या इस विधेयक को यूज करके उसकी संपत्ति को सील किया जा सकता है। संपत्ति को सील करके संपत्ति बेच के और निवेशकों के पैसे रिटर्न किए जा सकते हैं। वर्तमान में अवैध जमा योजना नियामक अंतरों का लाभ उठाते हुए तथा कठोर प्रशासनिक उपायों के अभाव में गरीब लोगों की गाढ़ी कमाई की गई बचत ठगी की जा रही है। ठीक है, तो इसको रोकने के लिए इसे बनाया गया। पृष्ठभूमि अनियमित जमा योजना पाबंदी विधेयक 2018 पर लोकसभा ने 31 फरवरी 2019 को अपनी बैठक में विचार किया और इसे विचार विमर्श के बाद प्रस्तावित सरकारी संशोधन के माध्यम से अनियमित जमा पाबंदी अधिनियम 2019 के रूप में पारित किया। जो 2018 का था उसे 2019 में सुधार करके पारित किया, लेकिन इस पर राज्यसभा विचार नहीं कर सकी और विधेयक पारित नहीं हो सका, क्योंकि उस दिन राज्यसभा की बैठक अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई थी। तो ये तो आपने समझ लिया। अब इसके बाद जानते हैं कि इसमें क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या चीजों का यूज किया जा सकता है। तो देखिए, अनियमित जमा योजना प्रतिबंध अधिनियम, ये हमने पहले दिखा दिया था विंडो। अब ये क्या है अधिनियम, तो हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अनियमित जमा योजना पाबंदी अधिनियम को मंजूरी दी, जिसे बर्ड्स एक्ट यानी कि अनरेगुलेटेड डिपॉजिट स्कीम बिल 2019 भी कहा जाता है। अनियमित जमा योजना अधिनियम प्रतिबंध बिंदु। उल्लेखनीय है कि विधेयक अनियमित जमा योजना पाबंदी अध्यादेश 2019 के स्थान लेगा। अब यह विधेयक को देश में अवैध रूप से जमा राशि जुटाने में जोखिम कारगर ढंग से निपटने तथा इस तरह की योजनाओं के जरिए गरीब एवं भोले वाले लोगों की मेहनत की गाढ़ी कमाई हड़प लेने पर रोक लगाई जाएगी और इसे मजबूत किया जाएगा। इसके बाद विधेयक के प्रावधान देख लेते हैं। अनियमित जमा राशि जुटाने की गति पूर्ण प्रतिबंध। दूसरा, अनियमित जमा राशि जुटाने वाली योजना का प्रचार प्रसार अथवा संचालन के मामले में कठोर दंड। अनियमित जमाकर्ताओं के पुनर्भुगतान और मामले में धोखाधड़ी और डिफॉल्ट रोकने पर दंड। जमा राशि जुटाने और प्रतिष्ठान डिफॉल्ट घोषित किए जाने की स्थिति में राशि के पुनर्भुगतान सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकार द्वारा सक्षम प्राधिकरण को अधिकृत करना। अब यहां पर इस लाइन को मतलब समझिए कि अगर कोई एक चिटफंड कंपनी है या कुछ भी है, तो राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार हो, वो सक्षम पदाधिकारी को ये इन्फोर्स कर सकती है, ये इंडिकेट कर सकती है कि आप इसकी संपत्ति को सील करें और इनसे सेल करके और लोगों का भुगतान करें। सक्षम प्राधिकरण को अधिकार सौंपना, जिससे डिफॉल्टर प्रतिष्ठान की परिसंपत्तियां जब्त करने का अधिकार भी शामिल है, जो कि मैंने आपको अभी बताया। इसके बाद जमाकर्ताओं के पुनर्भुगतान की निगरानी करने और अधिनियम के तहत कार्यवाही करने से अदालतों को भी अधिकृत करना। विधेयक में अनियमित जमा योजना की सूची पेश करना, जिससे ऐसा प्रावधान हो जिसके तहत केंद्र सरकार इस सूची को बड़ा और छोटा कर सकेगी। तो ये इसके विधेयक के प्रावधान थे। इसके बाद विधेयक के उद्देश्य देखते हैं। यह विधेयक अनियमित तौर पर जमा राशि जुटाने जुड़ी गतिविधियों को पूरी तरह से रोक देगा। इसके तहत ऐसी गतिविधियों को प्रत्याशित अपराध माना जाएगा, जबकि मौजूदा विधायी सह नियामकीय फ्रेमवर्क केवल व्यापक समय अंतराल के बाद ही यथार्थ और अप्रत्याशित रूप में प्रभावी होता है। विधेयक और अपराधों के 3
प्रकार निर्दिष्ट किए गए, जिसमें अनियमित जमा योजना का चलाना, नियमित जमा योजना के धोखाधड़ी करके डिफॉल्ट करना, अनियमित जमा योजना के संबंध में गलत इरादों से प्रलोभन देना। तो इन सारी चीजों में ये एप्लीकेबल होता है। मतलब अगर आप धोखाधड़ी करके संपत्ति किसी से वो ले रहे हैं, जैसे कि पैसा जमा करवा रहे हैं या फिर कोई ऐसा संचालन कर रहे हैं चीजों का, या फिर आप उसका प्रचार प्रसार कर रहे हैं, तो उन चीजों पर भी इसको आपराधिक माना गया इसके अंतर्गत। इसके बाद विधेयक में कठोर दंड देने और भारी जुर्माना लगाने का प्रावधान किया गया ताकि लोग इस प्रकार की गतिविधियों पर अंकुश लगा सके। विधेयक में उन मामलों की जमा राशि लौटाने, पुनर्भुगतान करने के पर्याप्त प्रावधान किए गए जिसके तहत ये योजनाएं किसी तरह से अवैध रूप से राशि जुटाने में सफल हो जाती हैं। विधेयक के सक्षम प्राधिकरण द्वारा संपत्ति और परिसंपत्तियों को जब्त करने और जमाकर्ताओं के पुनर्भुगतान किए जाने की संबंध में परिसंपत्तियों को हासिल करने का प्रावधान भी किया गया। मतलब समझ रहे हैं इसका मतलब, इस लाइन का मतलब समझ रहे हैं कि जो भी परिसंपत्तियां हैं उन्हें हासिल करो, उन्हें उनका जब्त करो, बेचो और पुनर्भुगतान करो जनता का। ये है। तो ये जो चीजें हैं ये सबसे पहले इंपॉर्टेंट थी आपको बताना बट्स एक्ट में कि क्या क्या चीजें होती हैं। अब आप इस एक्ट का यूज करके एप्लीकेशन कैसे बनाएंगे, कैसे आप एप्लीकेशन ड्राफ्ट करेंगे ताकि आप अपने जिलाधिकारी को डायरेक्ट प्रधानमंत्री मोदी को भुगतान के लिए कर सके। तो चलिए चलते हैं। 2-3 मिनट में वीडियो तो थोड़ा सा लॉन्ग हो रहा है, लेकिन वीडियो को लास्ट तक बने रहें। अब आपको एप्लीकेशन में दिखाता हूं कैसे आपको बनाना है। आपके सामने ये जो एप्लीकेशन शो हो रहा है ये बट्स एक्ट के अंतर्गत आपकी जमा राशि की भुगतान कराए जाने का एप्लीकेशन है। इस एप्लीकेशन का फॉर्मेट मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर दे दूंगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाकर आप इसे डाउनलोड करेंगे और अपने अकॉर्डिंग रिप्लेस करेंगे। ये एप्लीकेशन ऐसे डिज़ाइन किया गया है कि आपको सिर्फ यहाँ पर अपनी मैंडेटरी फील्ड ही फिल करनी है, जिसके लिए अलग से जगह छोड़ दी गई है। बाकी चीज़ें आपको कुछ भी नहीं चेंज करना है, बाकी सारी चीज़ें यहाँ पर एज इट इज़ रहेंगी। इसे इस प्रकार से ध्यान में रखकर बनाया गया है। जैसे यहाँ पर पहले लिखा है प्रति श्रीमान सक्षम प्राधिकारी महोदय, यहाँ पर महोदय लिखना हम भूल गए हैं। इसके बाद ये डीएम कार्यालय में आप जहाँ पर ये दे रहे हैं, जहाँ अपने जिलाधिकारी को दे रहे हैं उनका आप यहाँ पर एड्रेस लिखेंगे, जिला और राज्य लिखेंगे। आवेदक में अब नॉमिनी या फिर जो एप्लीकेंट है वो यहाँ पर अपना नाम लिखेगा, यहाँ पर उसके पिताजी का नाम। जैसे कि कई एप्लीकेंट्स की डेथ हो चुकी है तो उनके जो नॉमिनी हैं वो यहाँ पर अपना नाम लिखेंगे, इसके बाद अपने पिताजी का नाम। और अगर आप जीवित हैं, खुद ही निवेशक हैं, तो अपना नाम लिखेंगे या अपने पिताजी का नाम, अपना निवास स्थान, तहसील, राज्य और अपना मोबाइल नंबर आप यहाँ पर लिख देंगे। इसके बाद सब्जेक्ट में आपको लिखना है बट्स एक्ट 2019 के तहत अपनी डूबी हुई जमा रकम को वापस पाने हेतु राज्य द्वारा नियुक्त सक्षम अधिकारी के समक्ष भुगतान हेतु आवेदन। इसमें आपको बिल्कुल छेड़छाड़ नहीं करनी है, यहाँ पर आपको अपनी डिटेल्स फिल कर लेनी है। इस एप्लीकेशन को मैं टेलीग्राम पर दे दूंगा, फिर से एक बार बता रहा हूँ, और टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, टेलीग्राम में जाकर आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। इसके बाद लिखना है महोदय आवेदक श्रीमान के समक्ष निम्नानुसार प्रार्थना के साथ आवेदन प्रस्तुत करता है, यह कि आवेदक उपरोक्त पते का स्थायी निवासी है, जो कि आप यहाँ पर देंगे। इसके बाद दूसरा यह कि आवेदक द्वारा खालिस्तान कंपनी ब्रांच खालिस्तान पता खालिस्तान में दिनांक खालिस्तान को निवेश किया गया था, जिसमें आवेदक द्वारा उक्त वर्णित कंपनी में खालिस्तान किस्त जमा की गई थी, जिसकी कुल रकम खालिस्तान होती है, जिसका समस्त ब्यौरा इस प्रकार से है। अब यहाँ पर देखिए आपको इस ब्लैंक स्पेस ये स्थान पर क्या आपको लिखना है, तो आवेदक के द्वारा खालिस्तान कंपनी में आप उस कंपनी का नाम लिखेंगे जहां पर आपने पैसा जमा किया है। फॉर एग्जांपल या तो PACL हो गई या सहारा हो गई या कोई भी कंपनी हो, उसका आप चिट फंड कंपनी का नाम यहाँ लिखेंगे, उसकी ब्रांच लिखेंगे, एड्रेस लिखेंगे, कब आपने पॉलिसी की थी वो डेट लिखेंगे। ये डेट आपको आपके पॉलिसी बॉन्ड में मिल जाएगी। कितनी किस्त आपने जमा की वो भी आप यहाँ पर लिखेंगे, कुल जमा राशि कितनी थी वो आप यहाँ पर लिख देंगे। इसके बाद यहाँ पर भी आप ब्यौरा दे सकते हैं, एक से ज़्यादा अगर है तो आप यहाँ पर पॉलिसी एक से ज़्यादा लिख देंगे और सारी चीज़ें आप यहाँ पर मेंशन करेंगे, जैसे टोटल जमा राशि, चालू करने की तारीख, मिलने वाली राशि, यानी कि जो भी आपकी पॉलिसी में लिखा है कि कितना आपको रिटर्न मिलेगा वो पैसे, वापसी की तारीख और पॉलिसी नंबर, ये आपको यहाँ पर फिल कर देना है। इसे आप बढ़ाना चाहें तो और भी आप बढ़ा सकते हैं। चलिए हम इसमें 5 किए दे रहे हैं तो ठीक रहेगा। ये 5 नंबर हैं, इसमें आप फिल कर लेंगे अपने अकॉर्डिंग, अपने पॉलिसी बॉन्ड से देख के। इसके बाद तीसरा ऑप्शन लिखना है यह कि आवेदक के द्वारा अपनी मेहनत की रकम खालिस्तान उपरोक्त वर्णित कंपनी कंडिका क्रमांक 2 की कंपनी में किया गया था। आवेदक के द्वारा कंपनी से भुगतान की मांग करने पर आवेदक को उसकी राशि का भुगतान कंपनी के द्वारा नहीं किया गया। चौथा आप लिखेंगे यह कि कंपनी, सोसाइटी, फर्म, कॉरपोरेशन, समूह व उसके प्रबंधक का यह कृत्य गैर कानूनी और बट्स एक्ट 2019 अनियमित जमा पाबंदी कानून
2019 व राज्य के पीआईडी एक्ट का उल्लंघन करता है, जो कि आईपीसी 1860 की धारा 420, 406, 409, 120 बी के तहत एक संगीन जुर्म और दंडनीय अपराध है। यहाँ पर भी आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पर भी आपको कुछ नहीं करना, बस यहाँ पर अपनी रकम फिल कर लेनी है जितनी आप यहाँ पर फिल करेंगे। इसके बाद नीचे आप आएंगे, आप लिखेंगे यह कि आवेदक उक्त कंपनी में जमा राशि का निवेशक या नॉमिनी है तथा बट्स एक्ट 2000, ये देखिए निवेशक या नॉमिनी इसलिए डाला गया है क्योंकि अगर निवेशक की मृत्यु हो गई तो नॉमिनी एप्लीकेशन कर सकता है, इसलिए हमें इस ध्यान में रखकर इस फॉर्मेट की डिजाइन किया है कि नॉमिनी और एप्लीकेंट दोनों ही इसे अपने यूज में ले सकें। तथा बट्स एक्ट 2019 अनियमित जमा योजना पाबंदी कानून 2019 के तहत अपनी जमा राशि का कंपनी के द्वारा भुगतान पाने का अधिकारी है। अतः श्रीमान जी से आवेदक की करबद्ध प्रार्थना है कि उक्त ठगी कंपनी से आवेदक की राशि व अन्य लाभांशों को वसूल कर तय समय सीमा 180 दिन में आवेदक का भुगतान कराए जाने और ठगों को दंडित किए जाने हेतु श्रीमान के समक्ष आवेदन प्रस्तुत कर रहा है। इसके बाद प्रार्थना में आपको लिखना है, अतः श्रीमान जी से दुखी पीड़ित जमाकर्ता आवेदक की सादर प्रार्थना है कि आवेदक द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र को स्वीकार करते हुए उक्त आवेदन पर यथोचित कार्यवाही करते हुए आवेदक की जमा राशि व अन्य लाभांशों को वसूल कर तय समय सीमा 180 दिन में आवेदक को भुगतान कराए जाने की कृपा करें। ये आपको लिख देना है। यहाँ पर आप जहाँ भी दे रहे हैं, जिस भी स्थान में आपका जो जिला है वो लिखेंगे, दिनांक जिस दिनांक को आप दे रहे हैं वो लिखेंगे, यहाँ पर आवेदक का नाम लिखेंगे, यहाँ पर आप जो भी पॉलिसी बॉन्ड है उसकी फोटोकॉपी संलग्न करेंगे, आधार कार्ड बैंक अकाउंट की फोटोकॉपी संलग्न करेंगे, यहाँ पर अपने साइन करके इसे आप यहाँ पर अपने सक्षम प्राधिकारी को दे सकते हैं या फिर आप डायरेक्ट प्रधानमंत्री मोदी को दे सकते हैं। इसकी वर्ड फाइल डाउनलोड करके आप यहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी जी को लिख दीजिए या फिर आप नीचे आकर और यहाँ पर एक चीज़ लिख सकते हैं प्रतिलिपि, और प्रतिलिपि में आप दे सकते हैं मोदी जी को भी, प्रतिलिपि में आप उन्हें रख सकते हैं। तो इस प्रकार से इस एप्लीकेशन को आप टेलीग्राम से डाउनलोड करिए, यहाँ पर अपनी डिटेल्स रिप्लेस करिए पॉलिसी के अकॉर्डिंग और इसे आप 2 जगह पर तो भेज ही दीजिए, क्योंकि ये इस समय चल रहा है। उत्तराखंड में भी PSEL के भुगतान के लिए इसी के द्वारा प्रोसेस की जा रही है, इसी से भुगतान लोगों का होगा, तो आप इसका यूज़ करें और अपने भुगतान के लिए एप्लीकेशन करें। गाइस, ये था आज का वीडियो में आपने जाना कि आप बट्स एक्ट के अंतर्गत कैसे अपनी जमा राशि को प्राप्त करने के लिए चिटफंड कंपनी से एप्लीकेशन कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो लाइक करें, दोस्तों से शेयर करें, चैनल पर नए सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। अगर आपके मन में कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में बेझिझक पूछे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने रहें इस चैनल पे। अगर सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें।